हेलो दोस्तों, दलीप हिंदी शॉर्ट एंड क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की डिक्टेशन दैनिक जागरण की संपादकीय डिक्टेशन है। डिक्टेशन की गति 120 शब्द प्रति मिनट होगी। डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकंड बाद। सफाई कर्मियों की सूद। यह अच्छा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने सीवर की सफाई के दौरान मरने वाले सफाई कर्मियों के 100 जनों को 30 लाख रुपए का मुआवजा देने का निर्देश दिया। उसने यह भी व्यवस्था दी कि यदि सीवर साफ करते समय कोई सफाई कर्मी स्थायी रूप से अपंग हो जाता है तो उसे 20 लाख रुपए देने होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने सीवर सफाई के दौरान होने वाली मौतों को रोकने के लिए सरकारी एजेंसियों को यह सुनिश्चित करने को भी कहा कि वे यह देखें कि इस तरह की मौतें न हों। यह तभी सुनिश्चित हो सकेगा जब नगर निकाय उन उपायों को अमल में लाएंगे जिनसे सीवर सफाई के दौरान होने वाली मौतों को रोका जा सकता है। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि तमाम निर्देशों के बाद भी सीवर साफ करते हुए सफाई कर्मियों की मौतों का सिलसिला कायम है। यह इसीलिए कायम है क्योंकि नगर निकाय जिन एजेंसियों को सीवर साफ करने का काम ठेके पर सौंपते हैं वे पैसे बचाने के फेर में सफाई कर्मियों को बिना सुरक्षा उपकरणों के सीवर में उतार देती हैं। एक आंकड़े के अनुसार बीते 5 वर्षों में सीवर या सेप्टिक टैंक साफ करते समय लगभग 350 सफाई कर्मी अपनी जान गंवा चुके हैं। इससे भी बड़ी त्रासदी यह है कि ऐसे अनेक सफाई कर्मियों के 100 जनों को पर्याप्त मुआवजा नहीं मिला। यह संवेदनहीनता के अतिरिक्त और कुछ नहीं कि राज्य सरकारें और उनके स्थानीय निकाय सीवर साफ करने वाले कर्मियों की सुरक्षा के आवश्यक उपाय नहीं कर रहे हैं। आखिर तमाम सफाई कर्मियों की मौतों के बाद भी सीवर साफ करने का काम उपकरणों के माध्यम से क्यों नहीं किया जा रहा है? चूंकि ऐसे स्वच्छता अभियान का कोई अर्थ नहीं जो सफाई कर्मियों की जान की परवाह न करता हो। इसलिए केंद्र को राज्यों पर इसके लिए दबाव बनाना होगा कि वे सफाई कर्मियों को आवश्यक उपकरणों से लैस करें। हर कोई इससे परिचित है कि सीवर और सेप्टिक टैंकों में दम घोंटू जहरीली गैस होती है, लेकिन प्राय सफाई कर्मियों को बिना मास्क के ही उनमें उतार दिया जाता है। यह एक तरह से उन्हें जानते बूझते हुए मौत के मुंह में धकेलने वाला कृत्य है। यह ठीक है कि सुप्रीम कोर्ट ने सीवर साफ करते समय मरने वाले सफाई कर्मियों की मौतों पर मुआवजा राशि तय कर दी, लेकिन आवश्यकता तो इसकी है कि किसी भी सफाई कर्मी की सीवर साफ करते समय जान जोखिम में पड़े ही न। सीवर सफाई के दौरान होने वाले मौतें यही बताती हैं कि अपने देश में कानून किस तरह कागजों तक सीमित होकर रह जाते हैं। 2013 में पारित कानून यह कहता है कि सीवर सफाई का काम हाथ से नहीं किया जाएगा, लेकिन ऐसा हो रहा है। इसी तरह हाथ से मैला ढोने का काम प्रतिबंधित है क्योंकि इस पर भी पूरी तरह रोक नहीं लग सकी है। कुपोषण पर प्रहार। उत्तराखंड में कुपोषण के विरुद्ध प्रदेश सरकार ने बड़ा कदम उठाया है जिसे अभियान के तौर पर लिया जाएगा। अभियान के तहत शिक्षा विभाग के आवासीय विद्यालयों एवं छात्रावासों में अध्ययनरत हजारों छात्र छात्राओं के भोजन भत्ते में 2 गुना वृद्धि की गई है। अब दैनिक भोजन के लिए प्रति छात्र 150 रुपये की धनराशि प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसे स्वीकृति प्रदान कर दी है।
राज्य बनने के बाद भोजन भत्ते में यह अब तक की सर्वाधिक वृद्धि है। दरअसल माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने इसी वर्ष 24 अगस्त और समग्र शिक्षा अपर राज्य परियोजना निदेशक की ओर से 16 अगस्त को इस संबंध में प्रस्ताव शासन को भेजा गया था। नरेंद्र नगर में बीते 7 अक्टूबर को हुई मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक में भी उत्तराखंड समेत सहभागी प्रदेशों ने कुपोषण के विरुद्ध अभियान को लेकर प्रतिबद्धता व्यक्त की थी। इस कड़ी में प्रदेश में संचालित कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका छात्रावास, नेताजी सुभाष चंद्र बोस छात्रावास और राजीव गांधी नवोदय विद्यालय के छात्र छात्राओं को अधिक पौष्टिक भोजन उपलब्ध होगा। देखा जाए तो ऐसा किया जाना जरूरी भी था। खैर, देश से ही सही सरकार ने यह तो स्पष्ट कर ही दिया है कि राष्ट्र के भविष्य की लंबे अरसे तक अनदेखी नहीं की जा सकती। छात्र छात्राओं के लिए जितनी जरूरी पढ़ाई है उतना ही जरूरी पौष्टिक भोजन भी है। इससे वह कुपोषण को तो मात देंगे ही, अपनी पढ़ाई भी मन लगाकर कर सकेंगे। यहाँ यह देखा जाना भी जरूरी है कि संबंधित विभाग सरकार की मंशा को फलीभूत करने के लिए कितनी जिम्मेदारी से कार्य कर रहे हैं। खासकर इस मामले में बजट की कमी आड़े नहीं आनी चाहिए। बीते वर्षों में कई अच्छी योजनाएं सिर्फ इसलिए परवान नहीं चढ़ पाई कि संबंधित विभाग उनके प्रति उदासीन रहे। सरकार को इस ओर विशेष ध्यान देना होगा। धन्यवाद।